अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय शो। आज हमने प्रोग्राम में जॉइन किया है जनरल नईम लोधी ने। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। थैंक यू वेरी मच, सो काइंड ऑफ यू। सर, अब कल खबर आई है कि चाइना के खिलाफ इंडिया ने एक और इकदाम उठाया है सिक्योरिटी को लेकर। वैसे तो इंडिया और चाइना की जो ट्रेड रिलेशनशिप है वो हम सबको पता है, इट्स वेरी स्ट्रॉन्ग। लेकिन उसके बावजूद बॉर्डर्स को लेकर बहुत सारे इश्यूज कभी ना कभी हमारे सामने आते रहते हैं। और जो लेटेस्ट इशू है वो उत्तराखंड हमारा जो बॉर्डर है, जो वेस्टर्न बॉर्डर है इंडो चाइना का, वहाँ मोबिलाइजेशन हुई है ट्रूप्स की, और 10,000 ट्रूप्स जो हैं वो इंडिया ने वहाँ मोबिलाइज किए हैं और वहाँ तैनात हुए हैं। तो ये अचानक कोई ऐसा मतलब क्या इशू हुआ है कि ऑल ऑफ ए सडन, क्योंकि वहां से जो स्टेटमेंट्स भी आ रही हैं इंडिया की तरफ से, उनके जो स्टेट मिनिस्टर है, मिनिस्टर ऑफ स्टेट ऑफ डिफेंस, वो भी कह रहे, उन्होंने भी बयान दिया था कि जी पाक इंडिया ने कभी भी किसी नेबर पे हमला नहीं किया। इंडिया हैज नेवर बीन एन एग्रेसिव कंट्री। हमेशा इंडिया ने अपनी पोजीशन को डिफेंड किया। लेकिन अगर हमारी तरफ किसी ने मैली आंख से भी देखा, तकरीबन उन्होंने यही बात की है, तो हम जो है वो फिर जवाब देना जो है वो अपना हक समझते हैं। तो सर, ये जो नई डेवलपमेंट है, व्हाई दिस हैज अगेन हैपेंड? पहले भी होता रहा है लेकिन दिस इज अ न्यू, और इंडिया बहुत ज्यादा इस बार एग्रेसिव होकर सामने आ रहा है। जी जी, बहुत शुक्रिया। पहले तो वो छोटी सी बात मैं कर लूँ, वो जो कह रहे हैं जी हमने कभी किसी पर हमला नहीं किया, तो उनसे कोई पूछे हम्म। कि 1965 में क्या हुआ था और 71 में क्या हुआ था। चले 65 का तो वो ये बहाना बना सकते हैं कि कश्मीर में पहले मामला शुरू हुआ तो फिर हमने पाकिस्तान पे हमला कर दिया। हालांकि इंटरनेशनल बॉर्डर क्रॉस होता है तो उसी को हमला तस्वर किया जाता है। कश्मीर तो सीज फायर लाइन थी। एनी और 71 में तो इन एनी केस उन्होंने हम्म। इंटरनेशनल बॉर्डर क्रॉस किया, और वो तो और उसके अलावा चाइना के साथ उनकी ये फर्स्ट स्टैंड ऑफ तो नहीं है। आपको पता है हम्म। कि 1962 में वो उनसे एक जंग हार चुके हैं। उसके अलावा ये गैलवान में जो 2020 में हम्म। इनका स्टैंड ऑफ हुआ, बल्कि झड़पें हुई, और हम्म। उसमें कम से कम उनके 40 से 50 लोग मारे भी गए इंडियन, और तकरीबन 2000 स्क्वायर किलोमीटर एरिया जो है वो चाइना ने उसके ऊपर कब्जा कर लिया। हम्म। तो उसके बाद बातचीत शुरू हुई। आप जानते हैं कि पहले मिलिट्री लेवल पे बातचीत शुरू हुई, फिर पॉलिटिकल लेवल पे बात शुरू हुई, और लगता यूं था कि शायद ये सारा मामला अभी बैठ गया है। हम्म। लेकिन फिर इन्हीं दिनों में, पिछले 2-3 साल में, तकरीबन 50,000 ट्रुप्स उन्होंने और तैनात कर दिए। वैसे तो पूरे ये उत्तराखंड और ये जितना कश्मीर का बॉर्डर है जो चाइना के साथ लगता है उनका, उसमें पहले भी तो लोग मौजूद थे हम्म। गलवान के इलाके में, हर जगह। लेकिन उसमें 50,000 ऐड किए पिछले 2-3 सालों में, और अभी जो आप बात कर रही हैं हम्म। 10,000 ट्रुप्स और उन्होंने भेजे हैं। अब ये भेजा। जो मामला है इसको मैं थोड़ा सा आपको बताऊं कि ये इंटरनेशनल लेवल की पॉलिटिक्स है। बेसिकली जिस। आपको पता है कि हिंदुस्तान और अमेरिका के बड़े करीबी ताल्लुकात हैं, पॉलिटिकल, मिलिट्री और टेक्निकल, हर लिहाज से। और हम्म। जो कुछ हो रहा है यूक्रेन में, जो भी हो रहा है मिडिल ईस्ट में, जो स्टैंड ऑफ है बिटवीन रशिया एंड वेस्टर्न पावर्स, आगे आगे उसमें अमेरिका ही है, और यहाँ पर भी। तो ये सारे उसके शाखसाने, शायद अमेरिका ने कहा हो कि भाई आपको हमने चाइना के खिलाफ खड़ा किया था, आपको हम इतनी चीजें दे रहे हैं, हम्म। टेक्नोलॉजी दे रहे हैं, तो आप जो है ना क्यों नहीं आगे बढ़ रहे। एक चीज का आपने जिक्र किया, वो इम्पोर्टेंट है कि बावजूद इसके कि चाइना और इंडिया के बहुत अच्छे ट्रेड रिलेशनशिप जो है वो काफी गहरा है, तो आपने हम्म। देखा होगा कि चाइना और अमेरिका कितने बड़े वैसे दुश्मन है अपेरेंटली, लेकिन सबसे हम्म। ज्यादा ट्रेड उनकी है दुनिया में एक दूसरे के साथ। तो ये तो इससे हमें भी सीखना चाहिए और लोगों को देखना चाहिए कि भी ट्रेड के मामलात और मिलिट्री मामलात और पॉलिटिकल मामलात, इनको जरूरी नहीं है कि हर वक्त गलत मत किया जाए। जी हम्म। अच्छा सर, जब ये ट्रूप्स को उन्होंने वहां भेजा, तो उसका ऑब्वियसली रिएक्शन चाइना की तरफ से आया। तो चाइना ने जो गिला किया है बज़ाहिर इंडिया से, वो कहा है कि जी हमने फैसला किया था, चाइना ने और इंडिया ने, कि कोई भी मामलात को, मतलब बॉर्डर की सिक्योरिटी के हवाले से कोई मामलात होंगे, तो हम डायलॉग के जरिए, चाहे वो मिलिट्री चैनल हो या डिप्लोमेटिक चैनल हो, पहले उसको यूज करेंगे। तो व्हाट डू यू थिंक व्हाई दे डिडंट एग्जॉस्ट दीज चैनल्स एंड स्ट्रेट अवे उन्होंने ये वाला स्टेप लिया कि एक एग्रेशन को शो करने के लिए? जी, ये हकीकत है। ये गलवान के जब ये मामला खत्म हुआ तो उसके बाद जब इनकी बातचीत हुई, तो उन्होंने कहा हम्म। कि आइंदा कोई भी अगर ऐसा मामला हुआ तो हम
मिलिट्री स्टैंड ऑफ बढ़ाएंगे नहीं, बल्कि इसको यहीं स्टैंड स्टिल कर देंगे, और जो भी बातचीत है वो हम पॉलिटिकल लेवल पे करेंगे, या अगर मिलिट्री लेवल पर भी होनी तो बातचीत करेंगे। लेकिन ये जो अभी एडिशनल 10,000 ट्रुप्स, ये काफी फौज होती है, जो खासकर आप इस इलाके में, जब वहां पर जी। इक्विपमेंट भी स्पेशल है, वहां पर स्पेशल वेपन्स हैं उसके लिहाज से, और फिर ये तो ट्रुप्स है ना, ये तो बॉडीज ऑफ मैन है, इनके साथ जो इक्विपमेंट गया है वो, उसके अलावा उन्होंने वहां पर एयर बेसिस बना लिए हैं, जहाज उनके काफी करीब पहुंच गए, एयरफोर्स आगे बढ़ गई है। तो बहुत सारी चीजें उन्होंने खिलाफ वर्जी की है, जो कि उनकी बातचीत चाइना से हो रही थी। तो मेरा ख्याल है कि ये एक प्रेशर डालने की कोशिश कर रहे हैं। एक तो आपको पता है कि इलेक्शन होने वाले हैं इंडिया में, वी ऑल नो दैट। उसके अलावा मेरा अपना ख्याल ये कि इसका कुछ ना कुछ ताल्लुक शायद पाकिस्तान से भी होगा, क्योंकि पाकिस्तान में हाल ही में नई गवर्नमेंट आई है। हम्म। पाकिस्तान की कमजोरी से हमेशा हिंदुस्तान फायदा उठाना चाहता है। तो शायद हम्म। उनके ज़हन में ये हो कि हम अगर पाकिस्तान के साथ कोई थोड़ा बहुत चपकलिश करें तो ऐसा ना हो कि चाइना की तरफ से जवाब आए। तो ये भी चीज़ें क्लियर नहीं है। जो चीज़ हम्म। क्लियर है वो ये है कि जो हिंदुस्तान और अमेरिका का नेक्सस है अगेंस्ट चाइना, ये उसका हम्म। शाखसाना हो सकता है, और दूसरा इनके इलेक्शंस जो आने वाले हैं उसके साथ इसका कोई ताल्लुक हो सकता है जी। सर सर, लेकिन अभी जो चाइना इंडिया की तरफ से एक बड़ा इंटरेस्टिंग ही कहूँगी, क्योंकि वैसे वो कहते हैं कि जी हमने पाकिस्तान से बात नहीं करनी, कोई डायलॉग नहीं करना, लेकिन वो कोई मौका नहीं जाने देते पाकिस्तान में इंटरफेयर करने का। आईएमएफ को उन्होंने कहा है कि जी आप जो भी फंड दें तो मेक श्योर कि वो पाकिस्तान जो है वो कोई मिलिट्री एडवेंचर में इसको इस्तेमाल ना करे उन पैसों को। तो ये आप भी समझते हैं कि दिस इज गोइंग बियॉन्ड देयर लिमिट, क्योंकि एज फार एज इंडिया इज कंसर्न। जी देखिए, ये तो आपको अच्छी मालूम है, आपके सारे नाज़रीन जानते हैं कि एफएटीएफ में उनका बहुत बड़ा रोल था हमें बहुत ज्यादा। ग्रे लिस्ट में रखने के लिए, और बड़ी मुश्किल से हमने उसमें से निकले हैं। उसमें सबको ही पता चल गया था कि इंडिया उसमें बहुत आगे आ गया है। तो हिंदुस्तान तो कोई मौका नहीं जाने देता, जिस जहां भी उसको, वो सही मानों में जिसको कहते हैं ना दुश्मनी निभाता है। कि हम्म। अभी जैसे आईएमएफ वाली बात है, या और जहां भी मौका मिलता है अमेरिका को कहेंगे जी, हम्म। जब आप अभी देखें, खुद उन्होंने ईरान के साथ हर किस्म का तेल शेल और जो उनको चाहिए ले लेते हैं। जब हम कोशिश करते हैं तो साफ ज़रा अमेरिका की तरफ से दबाव आता है, लेकिन उसमें इंडियन लॉबी भी काम करती है। तो आईएमएफ, एफएटीएफ, वर्ल्ड बैंक, ट्रेड विद नेबर्स, इवन इन हम्म। अफगानिस्तान। अभी ये जी। जो आप बात कर रही थी, इसमें एक और जो पॉइंट मेरे जहन में आता है कि आपको पता है कि चाइना बड़े पैमाने पे इन्वेस्ट कर रहा है अफगानिस्तान के अंदर, और वहां हम्म। पर काफी डेवलपमेंट वर्क्स कर रहा है। हम्म। हिंदुस्तान भी वहां पर अपनी जगह बनाना चाह रहा है। तो वहां हम्म। पर भी उनकी एक कोल्ड वॉर अफगानिस्तान में भी छिड़ी हुई है। तो ये हम्म। फैक्टर्स हैं जो मेरा ख्याल है कि इस ये बने हैं, ये जो अभी अभी मामला है इसका, इसकी वजह जी। अच्छा सर, अभी कल एक वक्त भी गया, 2 दिन पहले या कल परसों में था, वजारत खारजा जो इंडिया की है वहाँ का, तालिबान से उन्होंने मुलाकात की। वो ये मुलाकातें पहले भी हुई हैं, नॉट नथिंग न्यू। लेकिन जो तालिबान का रिएक्शन है वो बड़े 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 इंडिया के साथ दे वेरी, उन्होंने बॉनहोमी दिखाने की कोशिश की है, बड़ा अप्रिशिएट किया है कि जी आपकी जो इन्वेस्टमेंट है उससे खासतौर पे एजुकेशन में और चीज़ों में। तो सर पाकिस्तान के साथ उनकी, हालाँकि हमने तो बहुत हमारा एक ज़्यादा, आपको नहीं लगता कि हमने हमारी ह्यूमन रिसोर्स से लेकर हमारी, मतलब हर तरह की हमने इन्वेस्टमेंट अफ़गानिस्तान में की है, लेकिन अगर आप देखें तो उनका टिल्ट हमारी तरफ कम है। और जी ख़ास तौर पे होना तो ये चाहिए था, ये तालिबान तो वो है जिनको हमने बहुत ज़्यादा जी, इसमें कोई शक प्रमोट, नहीं। इनको घर आप बन जी बिल्कुल तो सर ठीक कह रही हैं, लेकिन बड़ी इंडिया के मेहमानदारी साथ की है वो, हमने। हाँ, इंडिया के जी साथ वो बहुत अभी उनकी नज़र आती है कि क्लोज़नेस ज़्यादा है बजाय जी, पाकिस्तान के। इसमें मैं समझता हूँ कि ये सारे, अगर इसको ओवरऑल कहा जाए तो ये आप समझें कि एक जगह डिप्लोमेटिक सक्सेस और दूसरी हुँ, तरफ डिप्लोमेटिक फेलियर। देखें, हुँ। मुल्कों के दरमियान प्रॉब्लम्स तो होते हैं। जी सर। तो अभी हम पहले बात कर रहे थे इंडिया की और चाइना की, और इंडिया और यूएस की। हुँ, हुँ, लेकिन आप ये देखिए कि कितने बड़े पैमाने पर चाइना वहां पर इन्वेस्टमेंट कर रहा है, और चाइना हुँ, हमारा कितना करीबी दोस्त है। हुँ, और हमने पिछले 3-4 साल से स्वाय एक जो बार बार रट लगाई हुई है, जो कि ठीक है, दुरुस्त है कि हुँ, वहां से हमले हो रहे हैं, वो में उनका, लेकिन आपका वजीर आजम उधर नहीं गया, आपका आर्मी हुँ, चीफ उधर नहीं गया, हत्ता कि आपका वजीर खारजा भी उधर नहीं गया। सिर्फ आपके
वजीर दिफा जो है छोटा सा वक्त लेके और डिप्टी वजीर खारजा वहां पर गई हैं। हमें भी तो सोचना चाहिए कि हम वो स्पेस दे रहे हैं इंडिया को। हुँ, हम तो चाइना के साथ मिलकर वहां पर हम कहते हैं जी हम इन्वेस्टमेंट नहीं तो चले हम इन्वेस्ट चाइना करे, काम हम करते हैं, हमारे बहुत हाँ, सारे वहां पर कंट्रैक्टर्स जा सकते हैं, हम उनके कॉलेजेस में, उनको प्रॉब्लम है विमेन यूनिवर्सिटीज में गर्ल्स को पढ़ाने के लिए हम अपनी टीचर्स भेज सकते हैं, फीमेल टीचर्स भेज सकते हैं, हम पूरे बॉर्डर के ऊपर मार्केट्स बना सकते हैं। तो हुँ, ये तो मैं अगर ये कहूँ कि हमारी अपनी कोताही और डिप्लोमेटिक फेलियर है। हुँ, वैसे भी अगर आप देखें कि ईरान हुँ, के साथ आपके ताल्लुकात खराब, अफगानिस्तान के साथ आपके ताल्लुकात खराब, हिंदुस्तान के साथ तो खराब है ही। ये बहन कौन सी ये फॉरेन पॉलिसी है? कौन सा मुल्क ऐसा है जो अपने चारों तरफ दुश्मनी पैदा करता है? तो वो तो कर ही रहे हैं कोशिश, लेकिन मेरा ख्याल है कि हमारा भी थोड़ा कसूर है। साफ ज़ाहिर है कि हमें चाइना के साथ मिलकर वहाँ हुकूमत के ऊपर ये दबाव डालना चाहिए कि हमने जितना उनके साथ भला मानसी की है उसका जवाब तो अच्छाई में होना चाहिए, और उसके लिए हमें थोड़ी सी और कोशिश करने की जरूरत है। वरना ये आपने फील्ड खाली छोड़ दिया तो ऐसा ही होगा जैसा हो रहा है। अब नई हुकूमत आई है अभी, चूंकि वो पॉलिटिकल हुकूमत है प्योर, देखते हैं कि वो कैसे आगे चीजों को बढ़ाते हैं। ये बहुत जरूरी साइड है जिसकी तरफ आपने इशारा किया है जी। अच्छा सर, जब प्राइम मिनिस्टर ने अपनी स्पीच की थी, मेडन स्पीच नेशनल असेंबली में व्हेन ही वाज़ इलेक्टेड द प्राइम मिनिस्टर, उन्होंने फॉरेन पॉलिसी के कुछ खदोखाल बताए, वैसे तो बहुत ज़्यादा नहीं थे इंसाइटफुल, बिल्कुल मोटे-मोटे थे। लेकिन सर उन्होंने जो अमेरिका के हवाले से बात की ना, उन्होंने कहा कि जी 2 चीज़ें, उन्होंने कहा हमें अपनी रिलेशनशिप मेंड करनी है और इम्प्रूव करनी है, दैट्स इट। तो सर अभी अमेरिका की तरफ से भी हमने कुछ ज़्यादा कोई हमारी रिलेशनशिप है नहीं, एक सर्द खाने टाइप की है। जी क्यों? हालाँकि होना तो ये चाहिए था कि हमारी अमेरिका के साथ रिलेशनशिप इसलिए भी ज़्यादा होती क्योंकि बिकॉज़ देयर रिलेशनशिप विथ इंडिया इज़ वेरी गुड। सो वी नीड यूएस सपोर्ट एज़ वेल, और हमारा तो सर बहुत सारा दारोमदार, क्योंकि हमारी ट्रेड सबसे ज़्यादा अमेरिका के साथ है। जी, बिल्कुल आपने ठीक कहा। ट्रेड अमेरिका के साथ है, यूरोपियन यूनियन के साथ हमारे एक्सपोर्ट्स हैं कॉटन वगैरह की। उसके अलावा अमेरिकन इन्फ्लुएंस वाले जो मुल्क हैं मिडिल ईस्ट, वहाँ पर हमारी मैन पावर है। तो जी इस सर। लिहाज से काफ़ी बहुत सारे हमारी आप समझिए कि रिलेशंस हैं, लिंक्स हैं। उसके अलावा जो आईएमएफ है, जो वर्ल्ड बैंक है, एफएटीएफ से निकलना, इसमें भी आपको पता है कि अमेरिका का इन्फ्लुएंस था और है। अभी भी हुँ, आईएमएफ का आपको नहीं मिल सकती ट्रांसेस अगर आप अमेरिका आपसे खुश ना हुँ, हो। लेकिन नो, हमें अपने जो इंटरेस्ट हैं, जो हुँ, वाइटल इंटरेस्ट हैं, उनके ऊपर कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए। फॉर हुँ, एग्जांपल ये हमारा वाइटल इंटरेस्ट है कि हमारे ताल्लुकात अफगानिस्तान के साथ अच्छे हों, और हुँ, हमें किसी के कहने में आकर कभी भी अफगानिस्तान के साथ ताल्लुकात खराब नहीं करने चाहिए। जी, इसी तरीके से ईरान के साथ तजारत हमारा वाइटल इंटरेस्ट है, हुँ, गैस पाइपलाइन का, वो किसी के कहने पर हमें वो अबेंडन नहीं करना चाहिए। हुँ, तो ये आप दुरुस्त कह रही हैं कि इंडिया के तनाज़ुर में भी हमें अमेरिका के साथ ताल्लुकात अच्छे होने चाहिए, लेकिन ये भी याद रखें कि जो कुतालिया की अपनी है और जो बाकी थ्योरीज हैं उसके लिहाज से चाइना के साथ हमारे ताल्लुकात और गहरे होने चाहिए, क्योंकि वो अमरीका हुँ, हिंदुस्तान का दुश्मन है एक लिहाज से, गुड। और हमें उसके साथ दोस्ती करनी चाहिए। तो लाइक मेरा अपना ख्याल ये है कि हमें अपने रिव्यू करने चाहिए, अमेरिका के साथ ताल्लुकात अच्छे रखने चाहिए, लेकिन नॉट एट द कॉस्ट ऑफ वाइटल नेशनल इंटरेस्ट एंड नॉट एट द कॉस्ट ऑफ चाइना। लेकिन सर चाइना के साथ भी हम ये कह के चुप हो जाते हैं जी, वो समंदर से गहरी दोस्ती, हिमालय से ऊँची दोस्ती, हम और शहद से मीठी दोस्ती। तो सर ये बात, ये जार्गन तो चले, लेकिन प्रैक्टिकली भी हम देखें, हम सीपैक को कहते थे गेम चेंजर, लेकिन सर सीपैक से हमने फ़ायदा नहीं लिया। एसएमई, स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज़ पाकिस्तान में सबसे स्ट्रॉन्ग एरिया होना चाहिए था। वो तो नेगेटिव में जा रहा है, और जी आप मतलब, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। और सर हम क्या और करते हैं, पैरेलल लाकर एक चीज़ खड़ी कर देते हैं, फिर कहते हैं ये गेम चेंजर है। अब हम कह जी रहे हैं अल्लाह का, एसआईएफसी को ये कह रहे हैं, हमारी पूरी कोशिश है, मेरी भी दुआ है सर, कि एसआईएफसी वाक़ई कोई चीज़ तो गेम चेंजर हो ही जाए सर। तो सीपैक के जी साथ हमने फिर क्या किया? हमने तो असल इंडिया का में बहुत बुरा कर दिया कि उसको फ़ेल करके। जी, असल में बात ये है, और मेरा ख्याल है कि जितने भी स्ट्रेटेजिस्ट हैं वो ये बात समझते हैं, जितने फॉरेन रिलेशंस के एक्सपर्ट्स हैं, जितने इकोनॉमी के एक्सपर्ट्स हैं, वो ये है कि जो आपकी इकोनॉमिक सिचुएशन है वो आपकी फॉरेन पॉलिसी और आपकी सिक्योरिटी के साथ गुंदी हुई है। जी, ये एग्ज़ैक्टली। नहीं हो सकता कि आप अभी देखें, आपके
ईरान में किसका इन्फ्लुएंस है, चाइना का है, रशिया का है। अफगानिस्तान में किसका इन्फ्लुएंस है, चाइना का है, रशिया का है। हुँ, सेंट्रल एशियन कंट्रीज में चाइना, रशिया मोस्टली। हुँ, और आप अपना पींगे किसी और तरफ बढ़ाते हैं। मैं ये नहीं कहता कि आप किसी के साथ ताल्लुकात खराब करें, लेकिन आपको हुँ, अपनी डायरेक्शन का एहसास होना चाहिए कि अगर आपने जो आपका जो रीजनल सिनेरियो है वो आपको बता रहा है कि आपके बहुत ज्यादा इंग्रेस होनी चाहिए अफगानिस्तान में। और जब मैं इंग्रेस की बात करता हूँ तो ये नहीं कहता कि भी हम उसके उनके ऊपर कोई दबाव डालें। हम अपना तिजारत करें उनके साथ, उनसे बातचीत करें, अपने मसाइल हल करें। हम ताकि सेंट्रल एशिया कंट्रीज में जा सकें, सी पैक हमारा चल सके। सी पैक इसीलिए नहीं चल रहा कि सी पैक तब चलेगा ना अगर आपका रास्ता सेंट्रल एशियन कंट्रीज तक ऊपर जाए, आपके मामलात ईरान के साथ अच्छे हों, इवन हिंदुस्तान के साथ अच्छे हों, ताकि वाघा बॉर्डर से आके चीजें नीचे को जाएं। तो ये हुँ, ओवरऑल आपको अपनी फॉरेन पॉलिसी जब आप ठीक करेंगी तब आपकी सिक्योरिटी और इकोनॉमी ठीक होगी। ये उसके बगैर नहीं हो सकती। तो जो मैं बुनियादी बात कर रहा हूँ, पहले अपनी हुँ, पॉलिसीज ठीक कीजिए, उसके बाद आपकी जो है ना स्ट्रेटजीज ठीक होंगी। तो अल्लाह करे कि ये बात कोई समझ जाए। और अब हुकूमत नहीं आई है, बड़ा हमारा पे हुँ, एतमाद है और हम इस बात का रखते हैं, अच्छा जी, जोम रखते हैं कि ये काम होगा। SIFC भी तभी कामयाब होगी जी, अगर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होगी मुल्क में, और ये हुकूमत जो है अच्छे तरीके से मिलजुल कर आगे चलने की कोशिश करेगी। अगर आपने कुछ लोगों को बहुत ज्यादा नाराज किए रखा अंदर भी और बाहर भी, फिर तो मामला आगे नहीं चल सकता। हुँ। तो सर इंडिया के साथ हमें हम लोग हमेशा बात करते हैं हमें क कित हमारा तो कोई लेवल की रिलेशनशिप इंडिया के साथ उस तरह की हमने एक दफ़ा बात की थी कि जी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हम करेंगे, हम उससे भी पीछे हट गए, पता नहीं हमारी क्या मजबूरियाँ रहती हैं। और कहीं न कहीं हमारी ट्रेड चल रही होती है लेकिन वो थ्रू डिफरेंट रूट्स चल रही होती है। सर मेरा बस सिंपल क्वेश्चन है कि कितना इम्पोर्टेंट है पाकिस्तान के लिए इंडिया के साथ अच्छे ताल्लुकात रखना? मतलब ये है कि क्योंकि अगर मैं ये कहूँ, वो कहते हैं सर सॉरी आपकी बात काट रही हूँ, इंडिया कहता है कि पाकिस्तान को हमारी ज़रूरत है, इंडिया को पाकिस्तान की ज़रूरत नहीं। जी ये अब वो ठीक कह रहे हैं। पहले हुँ, ऐसे नहीं था मामला। ये पाकिस्तान ने काफी देर तक इस बात को निगलेक्ट किया और अपने हुँ, अंदरूनी मामलात निगलेक्ट किए, जिसकी वजह से ये सिचुएशन होगी। और दोबारा इंशाल्लाह अभी जब हम इसे निकल जाएंगे तो बिल्कुल इंडिया को हमारी जरूरत पड़ेगी। और इंडिया को हुँ, हमारी जरूरत क्यों नहीं है, कम से कम जी, बातचीत के लिए है, इसलिए कि उनका सबसे बड़ा मसला हमारे साथ कश्मीर का है, और वही मसला चाइना के साथ भी है उनका भी। आपको पता है कश्मीर भी, चाइना भी एक स्टेक होल्डर है कश्मीर के सिलसिले में, और वो UN की करारदादें भी हैं। तो हुँ, मैं जो जो लोग इसकी मुखालफत करते हैं ना, इंडिया और पाकिस्तान की ट्रेड की या पॉलिटिकल ताल्लुकात की, कश्मीर की वजह से, वो सिर्फ उनका ये कहना है कि कश्मीरी रजामंद होने चाहिए क्योंकि वो बहुत ज्यादा कुर्बानियां दे रहे हैं। और मैं ये कहा करता हूँ कि कश्मीरी जो है पाकिस्तान की तकमील की जंग लड़ रहे हैं, इसलिए उनको नजरअंदाज करके हम हिंदुस्तान के साथ ताल्लुकात कायम नहीं कर सकते। लेकिन ये ऐन मुमकिन है कि मकबूजा कश्मीर और आज़ाद कश्मीर के दरमियान जैसे ट्रेड शुरू हुई थी जनरल मुशर्रफ के हुँ, ज़माने में और बाद में भी चलती रही, उसी तरीके से पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान भी ट्रेड हो, कश्मीर मकबूजा कश्मीर और इसके दरमियान भी ट्रेड हो। लेकिन ये बात बिल्कुल वाज़ेह रहे कि कश्मीर का मसला अपनी जगह हल हल तलब रहेगा, और उस पर वक्तन फ़क्तन बातचीत होनी चाहिए। तो हुँ, ये एक हमागीर किस्म, जिसको कंपोजिट डायलॉग कहते हैं, उसका मैं भी हामी हूँ कि हिंदुस्तान के साथ ट्रेड और टेररिज्म और कश्मीर, ये तमाम मामलात के ऊपर बातचीत आगे बढ़े। और ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम एक दूसरे से रूठे रहें, बात भी ना करें। भाई बात करेंगे तो कोई बात सुनी जाएगी ना। और बजाय इसके कि लोग हमें मनाते फिरें और तीसरे फरीक की हम तलाश में रहें, हुँ, गो कि तीसरा फरीक हमेशा इसलिए जरूरत रही है कि पाकिस्तान एक छोटा मुल्क है, हिंदुस्तान हुँ, एक बड़ा मुल्क है। तो वो हमें जो ना काउ डाउन करने की कोशिश करता है, इसलिए हमेशा हमें जरूरत रहती है कि कोई तीसरा फरीक आके हमारे वो सुलह सफाई कराए। तो मेरा ख्याल है कि अगर हम नॉर्मलाइज कर लें अपने इकोनॉमिक मामलात और पॉलिटिकल मामलात, तो हो सकता है कि हमारे जो मसाइल हैं हुँ, वो भी हल होने की तरफ चल पड़े। तो ये तो खैर लीडरशिप के सोचने की बात है। इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि पहले हम अपने लोगों की सोच को हमवार करें, और राय आमा जिसको हमवार करना कहते हैं वो करें, और कश्मीरियों को इस बात पे मनाएं कि ये चीज़ आपके हक में भी है कि अगर हम उनसे बातचीत करने के लिए कोई रास्ता हुँ। हमवार हो जाए। ये एक एक थोड़ा सा सेंसिटिव मामला है, लेकिन इस पे बात करनी चाहिए। इसको वो नॉन ऐसा एरिया नहीं करार देना चाहिए कि जी नो एंट्री एरिया रेड लाइन है। ऐसे नहीं होना चाहिए मेरे ख्याल में।
थैंक यू वेरी मच सर, आपसे बात करके आज बहुत सारी चीज़ें सबसे अच्छा ये लगा कि आपने बहुत फैक्चुअल बात की है। ये नहीं किया कि हम लोग करते हैं कई दफ़ा नेशनलिज़्म में आकर चीज़ों को, फैक्ट्स को थोड़ा कर देते हैं। तो बहुत इंशाल्लाह शुक्रिया। सर, थैंक यू सो मच, फिर इंशाल्लाह थैंक नेक्स्ट यू। टाइम आपसे मिलते हैं। थैंक यू सो मच, थैंक अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम।